अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। आज के वीडियो में मैं चाहूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली जब वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट्स में और वैसे भी जो लोग मिलते हैं तो वो मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि शायद मैं अपने वीडियो में उसको आंसर नहीं करता और मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेवल पे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये मुझे फ़ील हुआ कि अभी मुझे जो बेसिक्स क्वेश्चंस है जो आपके माइंड्स में आते हैं उनको भी आंसर करना चाहिए, ताकि आपको इस क्रिप्टो मार्केट और इसकी जो ग्लोबल कंटेक्स्ट है उस हवाले से आपको क्लैरिटी मिले। इनमें से कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने फ्रेज किए हुए हैं और जो इधर मेरे टीम का मेंबर है वो मुझसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे और उस क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बेसिक से कम्प्लेक्सिटी इस तमाम डायमेंशंस को क्लेरिफाई कर दूं। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चन फ्रेज कर सकते हैं और उनमें से मैं जो 10 या 7-8 क्वेश्चंस होंगे उसमें से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और उसी को मैं आंसर करूँगा। इसी तरह आप मेरे से कम्युनिकेट भी करते रहेंगे और मैं जो नॉलेज आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, जो आप समझते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल है, वो भी आप कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस जो टीम मेंबर है मेरा वो आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है ना क्रिप्टो में, ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो लोग इसको ज़्यादातर मतलब समझते भी है, शायद इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये बहुत डीप क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप देख ले तो ये मतलब आप ये समझ ले कि टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जो कि 1930 से एग्जिस्ट कर रही थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक आप ये समझ ले लेजर है। लेजर एक खाता है जिसमें आप मतलब पहले एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव होता था और अब ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज में डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर होता है, और वो डिसेंट्रलाइज का ये मतलब है कि रिकॉर्ड इम्यूटेबल है। अच्छा, इसका जो पहला यूज़ केस था ना वो 2009 में हमने देखा बिटकॉइन की सूरत में। मतलब ब्लॉकचेन पे जो पहला यूज़ केस, जैसे कि आप ये समझ ले कि एप्पल का जो OS है उस पे आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो जो एप्लीकेशन है वो एक तरह के ब्लॉकचेन के ऊपर जो पहला एप्लीकेशन था वो क्रिप्टो करेंसी था। तो अभी जो क्रिप्टो करेंसीज है ना वो बेसिकली मुख्तलिफ से, उसमें बिटकॉइन है और बाकी क्रिप्टो करेंसीज है। इसके डिटेल में तो मैं आपके अगले क्वेश्चन में शायद इसमें हो तो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझा दूं कि क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली जो इसमें जो बिटकॉइन है वो डिजिटल गोल्ड का काम कर रहा है, मतलब एक मॉनेटरी एंकर डिजिटल गोल्ड का काम कर रहा है, और उसका मकसद ये है कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू जिसमें आप इन्वेस्टमेंट रखें और ओवर द टाइम वो इंक्रीज होता रहा है। जो बाकी है वो 3000 क्रिप्टो करेंसीज ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें इथेरियम है, XRP है, सोल है। इनका अपना अपना यूटिलिटी केसेस है, मतलब ये किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसीज है ना ये बिल्कुल मिरर है आपका ट्रेडिशनल फाइनेंस का। मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो प्रॉब्लम थे, वो जो सेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम था, वो सिर्फ सॉल्व करता है। बाकी वो सारे यूज केसेस इसमें आ रहे हैं और रोज़ बरोज़ जो नई क्रिप्टो करेंसीज है वो नया पेन पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन या जो Web3 जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर लेके आते हैं। तो आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आपका आंसर किया हो। अगर आपको थोड़ा सा इसमें मज़ीद क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। गुड हो गया सर, ये बहुत अच्छा आंसर था ऑडियंस के लिए, और जो सारे जितने भी ऑडियंस है ना बेसिक स्टार्ट करते तो उसके लिए बहुत अच्छा आंसर था। अच्छा सर, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या बिटकॉइन और इथेरियम में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। अच्छा, इसमें पॉपुलैरिटी की बात तो ये कि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया कि बिटकॉइन और इथेरियम में क्या फ़र्क है। इसको मैं थोड़ा सा ये प्रेस कर दूंगा कि क्रिप्टो करेंसीज में जो बिटकॉइन है ना ये एक अलग कैटेगरी है। बाकी जो कॉइन्स है जैसे मैंने लास्ट में भी बताया वो मतलब आप ये समझ ले जैसे इकोनॉमी को ट्रेडिशनल में कंपेयर कर दूं तो इस वक्त अगर फाइनेंशियल साइड पे देखें जो गोल्ड है ना वो गोल्ड क्या करता है, वो एक एसेट का काम करता है। मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पे आप देखें तो गोल्ड एसेट का काम करता है और उसकी जो करेंसी है वो लाइबिलिटी होती है। जो बिटकॉइन का रोल है इस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमीज के लिए भी। बिटकॉइन ने रहना भी है, अगले 50 साल तक इसने रहना है। जो फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे एक मेन एंकर या जो मेन सेंटर का रोल प्ले करेगा वो बिटकॉइन का होगा, और इस वजह से बिटकॉइन ओवर द टाइम इंक्रीज भी हो रहा है। और बिटकॉइन जब ऊपर जाता है तो आल्टकॉइन भी ऊपर जा रहे हैं, और बिटकॉइन नीचे आता है तो आल्टकॉइन भी नीचे आते हैं। इसका मतलब है कि ये अगर बिटकॉइन नहीं रहेगा तो क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेंगे। तो एक तो रोल आपका मतलब ये है कि बिटकॉइन इस वक्त एक एंकर का रोल प्ले कर रहा है, एक सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना इथेरियम, सोल, XRP
इनके मुख्तलिफ पर्पज़ है, लेकिन इथीरियम का जो पर्पज़ है ना वो ये है, देखिए बिटकॉइन के ऊपर आप कोई चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते, मतलब कहने का मेरा मकसद है कोई ऐप बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन इथीरियम के ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। अब इथीरियम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है रियल वर्ल्ड में उसका सोल्यूशन डिसेंट्रलाइज वे से इथीरियम के ऊपर ही आप वो सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इथीरियम जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म का रोल दे रहा है और उसके ऊपर लोग डेप्स जो डिसेंट्रलाइज ऐप है वो रोज़ बरोज़ बिल्ड हो रहा है। लेकिन इथीरियम का जो प्रॉब्लम ये था कि ये क्योंकि आप अगर इस पे लार्जर स्केल पे लोग लेके आ रहेंगे ना तो इसका जो ट्रांजैक्शन कास्ट था वो बहुत ज़्यादा था। अब इसका हल उसने निकाल दिया लेयर 2 के सूरत में, मुख्तलिफ कान आ रहे, लेकिन इसके कंपेरिजन में सोल आ गया। सोल ने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, उसमें ट्रांजैक्शंस लोएस्ट कास्ट पे हैं, इसलिए सोल जो है ना वो इथीरियम को अभी उस हवाले से बीट कर रहा है। और इसी तरह बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च हो रहे हैं कि क्योंकि 3 प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए कि एक ये डिसेंट्रलाइज भी हो, स्केलेबल भी हो, जिसमें ट्रांजैक्शन फास्टेस्ट हो, ट्रांजैक्शन की कास्ट कम हो, और प्लस ये जो है ना ये सिक्योर भी हो। तो इथीरियम का रोल डिफरेंट है, बिटकॉइन का रोल डिफरेंट है, सोल का रोल समहाउ इथीरियम की तरह है, और इसमें अब ये स्पेस में ये कम्पीट कर रहे हैं। तो एक मैं एक बात बता लूं कि डिजिटल गोल्ड या बिटकॉइन का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो एक डिफाइन हो गया एक अपर लेवल पे। अब इथीरियम, सोल और ये बाकी ब्लॉकचेन जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स है ना ये एक दूसरे के साथ इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं, और इसमें जो इमर्ज होगा वो जो है ना एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्लॉकचेन के सूरत में आएगा। आई होप कि मैंने क्वेश्चन को आंसर किया हो। बहुत अच्छा सर। अच्छा, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है क्रिप्टो करेंसी में और ये कैसे काम करती है? अच्छा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा ग्लिम्स आपको बताया। जी जी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको अभी क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाऊं। जब इंटरनेट आया 1990s में, तो इंटरनेट के ऊपर आप अगर कोई चीज लेना चाहते थे, जैसे पिज़्ज़ा नेट का पहला एक वेबसाइट लॉन्च हुआ 1996 में, तो इंटरनेट के ऊपर आप ऑर्डर तो प्लेस कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर आप पैसे मतलब मनी मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि मनी मूव करने में आपकी डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता था। क्योंकि आपको मैं एक मिसाल दे दूं, अगर लेट सपोज आप रियल में मनी स्पेंड कर दें, आप किसी को नोट दे दें और कोई चीज़ परचेज करे तो वो नोट आपसे चला जाता है। लेकिन इसका अगर मैं स्नैपशॉट लूँ, डिजिटल वर्जन लूँ, डिजिटल वर्जन में 10 दफ़ा भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल नोट क्या था। तो 1996 से लेकर 2008 तक इसको पेमेंट रेडल का प्रॉब्लम कहते हैं। ये पेमेंट रेडल का प्रॉब्लम था कि कैसे इंटरनेट के ऊपर जो मनी है वो कैसे मूव किया जाए, क्योंकि डबल स्पेंडिंग का मैंने आपको, जैसे आप किसी भी पेंटिंग के 10 कापीज भी निकाल सकते हैं, रियल वर्ल्ड में आप पेंटिंग की कापी नहीं, इसी तरह मनी की कापी, डबल स्पेंडिंग का जो प्रॉब्लम था वो एग्जिस्ट कर रहा था। उस पेमेंट रेडल को ब्लॉक जो BTC है ना 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी BTC लॉन्च हुई, तो उस पेमेंट रेडल को उसने सॉल्व किया, और उसके ऊपर अब आप डिसेंट्रलाइज P2P के जरिए से आप मनी स्पेंड कर सकते हैं, उसका डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। ये जो ब्लॉकचेन है ना ये भी एग्जिस्ट कर रहा था 1990 में, ये उस वक्त भी इस ब्लॉकचेन को लोग यूज कर रहे थे। लेकिन ब्लॉकचेन का जो मैंने जैसे पहले अपने क्वेश्चन इसमें ब्लॉकचेन का रोल जो है ना वो ये है, ये एक लेजर है, एक खाता है। पहले जो खाता मेंटेन होता था वो सेंट्रलाइज वे में होता था, कोई एक बैंक या फाइनेंशियल एंटिटी इसमें बीच में रोल प्ले करता था और उस रिकंसिलिएशन करके आपके पेमेंट को सॉल्व करता था। मतलब अगर आपको मैं पैसे भेजूं तो वो पैसे पहले बैंक के थ्रू रिकंसाइल होते थे, वो सेटलमेंट करते थे, फिर वो आपको भेजते थे, जैसे अब हम दूसरों को पैसे भेजते थे। लेकिन डायरेक्ट आपको ट्रांजैक्शन आप डिजिटली नहीं कर सकते थे। क्रिप्टो करेंसी जो इस वक्त कर रही है वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो, जैसे कैश में आपको डायरेक्ट देता हूँ, उसकी किसी बैंक की जरूरत नहीं है बीच में। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी जब आपको मैं नेट के ऊपर कर देता हूँ, उसकी सेटलमेंट बिल्कुल इंस्टेंटेनियस हो जाती है और वो P2P है। तो इसका मतलब ब्लॉकचेन का लेयर के ऊपर ये जो क्रिप्टो करेंसी आई, इसने ये पेमेंट रेडल को भी सॉल्व किया और क्रिप्टो करेंसीज भी इसकी वजह से इमर्ज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन क्या है और ये लोकल इन्वेस्टर को कैसे इन्फेक्ट करते हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान के आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेट किया जा रहा है। पहले क्रिप्टो करेंसी बैन थी पाकिस्तान में, समहाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक पे उसके ऊपर पाबंदी थी। बाकी लोग अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक दी वो 20 मिलियन लोग जो है ना इसको यूज कर रहे थे, और बहुत सारे लोग आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों की बाइनेंस अकाउंट बनी है। पाकिस्तान एडॉप्शन में टॉप 10 में आ रहा है। मतलब हम अगर टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज को ले लें तो उसमें पाकिस्तान टॉप 10 में है जो क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर रहा है इन वन वे इन अदर वे। गवर्नमेंट इसको लेग बिहाइंड थी, अदरवाइज लोग इसको यूज कर रहे
रहे थे। अब इसके रेगुलेशन से ये फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, टैक्सेस के फॉर्म में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर ये ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ टैक्स लगा दे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। दूसरी, आपका क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के ऊपर इसका बड़ा अच्छा केस आ सकता है, क्योंकि आप जब अभी लोग हवाला हुंडी पे क्यों पैसे भेजते थे, इसलिए भेजते थे कि वो इंस्टेंटेनियसली पहुंच जाते थे और उसमें संडे सैटरडे का भी इशू नहीं था। और उसको मतलब किसी, अब अगर आप बैंक में जाते तो बैंक में वो कहता था कि या तो नमाज का टाइम है या संडे सैटरडे है, उसको तो पैसे उस वक्त चाहिए थे ना। अब क्रिप्टो के ऊपर आप इसी तरह पैसे इंस्टेंटेनियसली भेज सकते हैं और लोग भेज रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट इसको टैक्स नहीं कर रहा था। दूसरी बात यह है कि उसका कास्ट कम हो सकता है, कास्ट मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। अगर आप लेट सपोज मतलब दुबई से या किसी भी मुल्क से, अब आपको जस्ट इंटरनेट चाहिए और आपको क्रिप्टो वॉलेट चाहिए, अगर आप कहीं पे भी है आप एक दूसरे के साथ पैसे भेज सकते हैं। आपको मैं कंटेक्स्ट में बता दूं कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, इसकी जो ट्रांजैक्शन कास्ट है ना, ऑलमोस्ट जो है ना वो 7% ऑफ द जीडीपी है, और जो लोकल कास्ट है ना, वो जो आप एक दूसरे के साथ मर्चेंट के साथ कर रहे हैं, उसका ऑलमोस्ट 4% ऑफ द जीडीपी है। तो क्रिप्टो को यूज से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की भी आपको खातर फ़ायदा होगा, और प्लस जो है ना आप लोकल जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी आपको, और उस पे ऊपर अब यूज़ केसेस लोग बनाएंगे, इससे पाकिस्तानी इकानमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आया है बाइनेंस का जो सीईओ है अभी पाकिस्तान में है, उसको क्रिप्टो काउंसिल का एडवाइज़र बना दिया। सर इसका क्या मतलब है? अच्छा, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है क्रिप्टो के हवाले से। पहला हमने देखा कि औरंगज़ेब साहब ने एक मीटिंग में आके कहा कि क्रिप्टो को अब बैंकिंग सेक्टर वालों को, उन्होंने एक सम बैंक समिट में कहा कि आप क्रिप्टो को एडॉप्ट करें। सडनली दूसरे दिन जो है ना क्रिप्टो काउंसिल प्राइम मिनिस्टर डिजिग्नेट करता है कि क्रिप्टो काउंसिल बना दिया गया। और अभी एक और शॉक लोगों को ये दिया गया कि जो बाइनेंस का जो सीईओ है, जो सीजी, जो कि क्रिप्टो करेंसी और इसमें बहुत बड़ा एक मेजर प्लेयर है, वो सडनली पाकिस्तान आता है, लोगों को कुछ नहीं पता होता, और उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको वो अपॉइंट करता है क्रिप्टो काउंसिल के लिए। अब ये सारे शॉक्स है जो लोगों को अभी इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस पे मेरे जो सर्कल में ना, जितने भी मैं रिसर्च जो इस पे कर रहा था और बाकी जो जितना मैं इसको मेरे करीब के जो लोग हैं, इसको मैं एक दिन कहता था कि यार एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि IMF के थ्रू आपको एक डिक्टेशन मिलेगी कि आप क्रिप्टो को रेगुलेट करें, और फिर सडनली आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। अब ये सीजी का आना ये इस तरह है कि देखिए, इस वक्त हम बिल्कुल हमारे पास एकेडमिकली या जो इंस्टीट्यूशनल वाइज हम क्रिप्टो को नहीं समझ रहे कि किस तरह इसको एज ए लीगल वे या कंटेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि हमने इसके लिए प्रिपरेशन इतनी खास नहीं की थी। लेकिन सीजी का मैं कह रहा हूँ ये बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो एक सीजन क्रिप्टो करेंसीज का जो है ना वो इसको बड़ी गहरी तरीके से, मेरा तो मेंटर है, मैं अक्सर जो है ना उसको इसकी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करता रहता हूँ और अपने वीडियो में भी बताता हूँ। लेकिन ये भी एक मेरे ख्याल में एक अच्छी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उससे अगर हमने फ़ायदा उठाया, वो बंदा इस चीज़ का काबिल है, उसने बाइनेंस को खड़ा किया। आपको पता है बाइनेंस इस वक्त $100 बिलियन का एक्सचेंज है, और क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के बगैर अधूरी है। हर बंदा अगर क्रिप्टो के बारे में जानता है तो बाइनेंस के बारे में भी जानता है। सीजी को लास्ट अगर आप देखें पिछले लास्ट 3 मंथ पहले ना, इसको $1 बिलियन फ्रॉड में US ने 3 मंथ जेल में रखा। मैं उस वक्त उसको कहते थे, लोग कहते थे कि क्रिप्टो ख़त्म हो गया बाइनेंस में। असल में उसका रखने का मकसद ये था ना कि उसके साथ ये नेगोशिएशन डील फाइनल हुई 3 मंथ में कि किस तरह US चूँकि चाह रहा है कि मैं क्रिप्टो को लीड करूं, और इसके जो जैसे ट्रंप के आने से हमने ये सर्च भी देखा कि मैं दुनिया को, और इसके लिए एक न्यू डॉलर डिमांड के लिए मैं क्रिप्टो को लीड करूं, जिसके लिए उसने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाए। तो सीजी का रोल ये था कि उसको उसके साथ मेरे ये है कि उसके साथ नेगोशिएशन हुई कि आपने जो IMF के नीचे कंट्रीज हैं ना उसके लिए रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें करनी है। अब पाकिस्तान उसमें एक हार्ड केस इसलिए है कि पाकिस्तान एक तो बिटकॉइन एडॉप्शन, क्रिप्टो एडॉप्शन में टॉप 10 में है, दूसरा हम इस वक्त लोन ले रहे थे और हम IMF के अंडर है। तो US के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को एक एग्जाम्पल बनाए कि किस तरह अगर वो क्रिप्टो को रेगुलेट करते हैं और सीजी और IMF के थ्रू करते हैं तो वो एक सक्सेसफुल स्टडी बना के दुनिया को शो करना चाह रही है। लेकिन ये इसमें हमारे लिए फ़ायदा ये है कि ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है अगर सीजी के इम्प्लीमेंटेशन और उसकी माइंडसेट के मुताबिक हमें इसके जो फ़ायदे हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन साथ साथ
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ٹوٹلی US انٹرسٹ کو تو نہیں پروٹیکٹ کر رہا, ہمیں اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کونسل ہے اس میں ایک اچھا بندہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک اس میں اچھی ڈیبیٹ ہوگی, لوگ CZ کو کویسچن بھی کریں گے, اور دوسرا پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو امیج ہے. اب دنیا میں پاکستان پہلے ایک ہمارا جو مشہوریت ہے وہ نیگیٹو کنٹیکس میں ہو رہی, لیکن CZ کے آنے سے انٹرنیشنل پیگر میں ہم نیوز میں بھی آئے اور ہمیں پلیش بھی ملا, اور ہم آگے مطلب اس کا ہمیں آگے فائدہ ہوگا, اور ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت اچھا سر. نیکسٹ کویسچن ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرپٹو آنے والے 5 سال میں کہاں ہوگی؟ اچھا 5 سال تو بہت شارٹ ٹرم ہے, اس میں تو کرپٹو کا شاید اتنا مطلب یہی کرپٹو ہونی چاہیے, کچھ نئے کرپٹو کرنسیز میں ایڈ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹو کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے. نیشن اسٹیٹ پہ بھی پہلے کرپٹو کو مطلب ایک اسپیکولیٹو ایسٹ کے تھرو دیکھا جا رہا تھا, اور اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس گورنمنٹ لیول پہ نہیں مل رہی تھی, بلکہ گورنمنٹ اس کے اگینسٹ تھی. لیکن یہ پہلا سائیکل ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپٹو کو اس کنٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب اس کو نیشن اسٹیٹ کی ایک مطلب پہلے US کی اور پھر باقی نیشن کی ہم ایک وہ دیکھ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اس میں کچھ کرپٹو کرنسیز ہے جن نے اگلے 20 سال اور 30 سال بھی رہنا ہے. بٹ کائن نے میرے خیال میں اگلے اس کے لیے ابھی اسٹیمیٹ بھی بنائے گئے ہیں کہ بٹ کائن بائی 2030 $1 ملین کا ہوگا, بائی 2045 یہ 4 ملین سے لے کر 17 ملین ڈالر کا ہو سکتا ہے. تو اس نے تو اگلے 20-30 سال رہنا ہے, جو کہ ابھی اسٹیمیٹس ہے. اسی طرح ایتھیریم, XRP اور جو ڈیجیٹل ایسٹ ڈکلیئر ہوئے اس نے بھی رہنا ہے. کچھ کرپٹو کرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی وقت کے ساتھ اس کے مقابلے میں دوسرے کمپٹیشن میں آئیں گے اور اس کو ریپلیس کریں گے. تو اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہے نا, تو آپ اس 5 کرپٹو کرنسیز میں آپ کو جانا چاہیے. میرا یہ اسٹریٹجی ہے, میں جب کرپٹو کرنسی ٹریڈ کرتا ہوں میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں مطلب 5 کرپٹو کرنسیز ہے جس میں میں نے 90% پیسے رکھے ہیں. اس میں بٹ کائن, ایتھیریم, سول, XRP اور ابھی ریسنٹلی میں نے ADA کو بھی شامل کیا. وہ اس وجہ سے کہ یہ کرپٹو کرنسیز نے اگلے 10 سے 15 سال رہنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ کائن نے جیسے 20 سال رہنا, تو آگے تو جو ریولیوشن آئے گی, اگر اس کے کمپٹیشن میں کوئی چیز آئی تو آپ ریشفل کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے رہنا ہے. اور اس میں ایک ابھی ریسنٹلی میں نے میری ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر بلاگ ڈیک کے اوپر میں نے بنائی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا پوٹینشیل کائن ہے کہ اس نے جو ایتھیریم, سول اور XRP کے جو مین پرابلم ہے نا, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. ابھی وہ پری سیل سٹیج میں ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ دونوں ویڈیو دیکھیں, آپ اس کو پری مائن بھی کر سکتے ہیں اپنے ایپ کے اوپر, اور آپ اس کو پری سیل میں ابھی کوئی ڈسکاؤنٹ کے تھرو, میں اس کا آپ یہ سمجھ لو کہ میں اس کا یہ نہیں ہوں کہ فائنینشیل ایڈوائزر ہوں یا, لیکن میں خود ہولڈ کر رہا ہوں, تو میں چاہوں گا کہ میرے جو آئیڈینس ہے وہ بھی اس پہ کرے. تو وہ ویڈیو دیکھ کے ضرور آپ اس پہ اپنا ریسرچ بھی کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوٹینشیل ہے فیوچر میں وہ بھی ایک پراپر لیئر 1 بلاک چین کا رول پلے کر سکتا ہے. تو اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہے تو 5 کرپٹو کرنسیز سے آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے. بہت اچھا سر. نیکسٹ کویسچن از کہ کیا آپ کے خیال میں کرپٹو میں سب سے زیادہ فریب کہاں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو دھوکے والی بات ہے نا, یہ تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے. آپ کسی بھی چیز میں دھوکہ کھا سکتے ہیں, کیونکہ ایسٹس آپ کو کوئی مطلب گولڈ میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. آپ کو کہے کہ یہ اوریجنل گولڈ ہے اور آپ کو نہیں پتا, اور آپ اس کو اوریجنل پیسے اس کے دے دیتے ہیں, تو وہ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کسی سونار کے پاس لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو فیک ہے, تو آپ کا لاس ہو گیا. اب وہ گولڈ کا اس میں گولڈ کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے, اس کو آپ گولڈ کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے, وہ آپ کے اوپر ہے. اسی طرح کرپٹو کرنسیز میں جب آپ آتے ہیں نا, تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یہ چیز جو میں لے رہا ہوں یہ ایکچوئل ایسٹ ہے کہ نہیں ہے. سب سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر وہ ایک چیز لے رہے ہیں تو مارکیٹ میں اگر کوئی مشہور چیز ہے تو اس کے 100 اس کے ورژن موجود ہوتے ہیں. آپ اگر آپ کو ریسرچ کا نہیں پتا تو آپ اس پروڈکٹ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے NFT ٹریجر کا دیکھا. NFT ٹریجر میں کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی NFT ہے. وہ بیسیکلی NFT نہیں تھی, وہ NFT کے نام کے اوپر ایک نام بنایا جس کو لوگوں کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کرپٹو کرنسی ہے, NFTs ہے, اور اس میں اب لوگوں کے بہت سارے پیسے جو ہے نا ڈوب گئے, اور آگے جو ہے نا اس میں نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اپنا ریسرچ بہت ضروری ہے. اگر آپ کرپٹو کرنسی میں آ رہے ہیں نا, تو آپ فراڈ کا شکار ہو سکتے ہیں,
100% चांस है कि आप फ्रॉड का शिकार होगे। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और ये किसी भी मार्केट में हो सकता है जब तक आपके पास नॉलेज। इसलिए हमने ये चैनल बनाया, इसलिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जिसमें से मैं समझता हूँ कि पहले आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें, आप इसको जो है ना पढ़ें और इस चीज़ को तारुली समझे, फिर इसके बाद इन्वेस्ट करें, तो फिर आप फ्रॉड से बच सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये ट्रेडिशनल करेंसी से कैसे अलग है? ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। इसका हिस्ट्री में हमने मनी के ऊपर, मैं थोड़ा सा मनी से स्टार्ट कर लेता हूँ। इनिशियल सोसाइटीज़ में पहले जो दो बंदे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे ना, तो उसके लिए मतलब आपको बार्टर सिस्टम था। मतलब आपको, अगर आपके पास एक चीज़ है और मेरे पास एक चीज़ है, तो मुझे अगर दोनों को वो आपकी मेरी वाली चाहिए और मैं आपको वो दे दूँ तो उससे एक्सचेंज पॉसिबल था। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो फिर हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। तो इस फॉर्म में एक मनी का शक्ल आए कि सबको वो एक्सेप्टेबल हो। मतलब आप मुझे एक ऐसी चीज़ दे दे कि अगर आपके पास वो मुझे आप दे दे, मैं इनसे उस चीज़ उस मनी से मैं इनसे भी चीज़ खरीद सकता हूँ, और अगर नहीं भी खरीदूँ तो फ्यूचर टाइम फ्रेम के लिए मैं उसको रख सकता हूँ, वो ख़राब ना हो और उसकी वैल्यू प्रिजर्व हो। तो इसलिए पहले वर्जन में ये जो गोल्ड कॉइन थे ना, ये एज ए मनी में आए। अब गोल्ड कॉइन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थे, दूसरे उसको आप फ्यूचर के कंजम्पशन के लिए रख भी सकते थे। ये हिस्ट्री इवॉल्व होते होते हमने देखा कि फिर इसके बाद जो है ना, इसकी जो लार्ज अमाउंट में आप गोल्ड ट्रांसपोर्ट करते थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि वो सिक्योरिटी का भी इशू था, लॉजिस्टिक का भी इशू था। तो इसके बाद हमने 1900 में ये देखा कि फिएट करेंसी आए, जो कि जिसके पीछे शायद गोल्ड तो नहीं था लेकिन फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड था या फ्रैक्शन ऑफ एसेट पड़ा हुआ था, और बाकी जो है ना वो पेपर करेंसी। और इस पेपर करेंसी का रोल ये था कि गवर्नमेंट स्टैंप लगा हुआ था उस पर, और लोग उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते थे और गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स भी कर रही थी। और उसका फ़ायदा है कि वो ट्रांजेक्शन ईजी हो गई है उसमें। मतलब आप इजीली एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्ट कर सकते थे, आपको लॉजिस्टिक की भी ज़रूरत नहीं थी, और वो एक दूसरे के साथ मोबिलिटी का भी इशू नहीं था। तो इसने 19th सेंचुरी को मतलब उसमें फिएट करेंसी हमने देखा। फिर जब डिजिटल दौर आ रहा है तो हमने डिजिटल करेंसीज भी देखे, लेकिन डिजिटल करेंसी प्राइवेट सेक्टर में आया, जैसे बैंक की जो करेंसी है, जो बैंक डिपॉजिट्स है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो एक डिजिटल कैश है। मतलब जैसे कैश था उसी तरह ये इसका एक वर्जन है डिजिटल कैश का, जो आप जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में इसको डिटेल में आंसर किया कि किस तरह ये डिजिटल कैश का रोल प्ले करता है। और ये इसने वो सेंट्रल जो सिस्टम था ना, उसको रिप्लेस कर दिया। अब आप अगर मुझे ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, और वो इजीली एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्ट हो जाती है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि इसका तो एक बाउंड्री डिफाइन नहीं है, किसी किंग की भी ज़रूरत नहीं है, और ये यूनिवर्सल एक एसेट है और डिजिटल। इसके लिए जस्ट आपको इंटरनेट चाहिए और आप ट्रांजेक्शन कर पाएँ। एक दो बंदे उसके पास इंटरनेट है और वॉलेट है और ब्लॉकचेन है, तो उस पर आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इवॉल्व फॉर्म है मनी का, जो मैंने पूरी हिस्ट्री समझाई कि अब दुनिया को ज़रूरत है कि एक डिजिटल मनी हो जिसकी कोई जो कैश लाइक हो और उसके बीच में सेंट्रल अथॉरिटी भी ना हो और उसका ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। तो अब क्रिप्टो करेंसी का ये रोल प्ले कर रहा है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जब ये हो जाएगा तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखा जा रहा है और यूएस का स्टैंड क्या है? अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा ना कि जो यूनाइटेड स्टेट है ना, उसने ट्रम्प के आने के बाद सडनली क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह पे अडॉप्ट किया, और अभी ट्रम्प ने ये भी कहा कि हम क्रिप्टो को एज ए कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ से क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा एक एक्सेप्टेंस आ गई दुनिया में, और अब बाकी सारी दुनिया इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इसको सीरियस ले रहे हैं कि इसको हम अब वो भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मॉनेटरी कंटेक्स्ट में तो मेरे हर क्वेश्चन में आपने को मैंने स्लाइडली थोड़ा सा मॉनेटरी कंटेक्स्ट बता दिया कि इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पार नाउ। क्रिप्टो करेंसी बहुत एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेंजी फेज में जा रहा है, जिसकी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होगी, स्पेशली बिटकॉइन की। बिटकॉइन में आपको मैं बता दूं कि $450 ट्रिलियन अगले 20 साल में आने वाले हैं। इस पर मेरी भी एक वीडियो है, वो आप डिटेल से देखें। मैंने इस पर डिटेल में बताया कि किस तरह ये पैसे आएंगे और किस तरह। और बिटकॉइन की जो 3 बेयर के सिनारियो में ये $4.5 मिलियन का होगा, मॉडरेट सिनारियो में ये ऑलमोस्ट $10 मिलियन का होगा, और बुल के सिनारियो में मतलब जब ये सारे अजम्पशन जो भी मैंने बताए वो, तो ये ऑलमोस्ट
$70 मिलियन से $30 मिलियन का हो सकता है। इसके बाद बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्पीट करेंगे। इसमें आपको मैंने बताया कि इथेरियम अभी सबसे टॉप पे है, बाकी भी है। तो ये एक मतलब फाइनेंशियल रिवोल्यूशन आ रहा है और हर 100 साल बाद फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो रहा होता है। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम चेंज अभी हो रहा है वो अभी 2000 एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 2035 तक हमारे पास ये सिस्टम ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा और इस क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डे। तो इसको आप ट्रेडिंग कंटेक्स्ट में अगर आप नहीं देख रहे तो लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को रिसर्च करें। मेरे इस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आप उसको फॉलो कर सकते थे और आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी मॉनेटरी कंटेक्स्ट में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। मतलब आगे हो सकता है कि ये फिएट करेंसी जो कागज़ की करेंसी है ना हो, सारी करेंसी एक दूसरे जो कि सारी करेंसी क्रिप्टो करेंसीज हो। तो दिस इज़ द टाइम कि हम एक अर्ली अडाप्टर है और इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्टेटस और इंस्टीट्यूशन का क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने का क्या फ्यूचर हो सकता है? ये वही क्वेश्चन है जो इसको थोड़ा सा मैंने बाकी मतलब इसको टच दी। नेशन स्टेट इस वक्त यूएस जो है ना, क्योंकि हम देख रहे होते हैं फाइनेंशियल जो लीडर है ना वो यूएस है। अब उसने जो सडनली इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो अब इस रेस में सारे नेशन स्टेट भी शामिल हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें आ गए। तो वो इस वक्त तो शायद बिटकॉइन को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी को एज ए रेगुलेटरी एस्पेक्ट में देख रहे हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जैसे नेशन स्टेट पाकिस्तान और बाकी इसको सीरियस ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी मॉनेटरी या फाइनेंशियल कंटेक्स्ट को समझें। अगर आप ट्रेडिंग कंटेक्स्ट से या इसका शॉर्ट टर्म फिनोमेना में देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म फिनोमेना, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और वो नेशन स्टेट या इंडिविजुअल, इवन इंडिविजुअल या वो कंट्री, अगर वो इस चीज़ को मॉनेटरी कंटेक्स्ट में और लॉन्ग टर्म कंटेक्स्ट में देखे, तो मैं अभी एक स्टडी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर कोई 10% अपना रिजर्व इसमें डाल दे ओवर द टाइम तो हम 2035 तक डिट फ्री हो सकते हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। इवन यूएस ने ये अपना वो किया है कि हमने ओवर द टाइम कैसे डिट फ्री होना है। तो अगर इसकी वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंटली एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी फ्यूचर में, तो अगर हमारे पास ये एज ए रिजर्व होगा और इंडिविजुअल ने भी होल्ड किया होगा तो उसके लिए अगला जो फाइनेंशियल जो वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है उसमें वो बड़ा चंक ले सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में हर बंदे के लिए ये ज़रूरी है, मतलब इंडिविजुअल से लेकर कंट्री तक, कि इसको सीरियसली समझे और आज इसके लिए अपना जो है ना रिसर्च करके इसका पार्ट बने। इस रिवोल्यूशन का या जो वेल्थ ट्रांसफ़र होने जा रही है, दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र होने जा रही है, इसका वो पार्ट बने। अच्छा, ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे। मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की कि आपको जवाब दे सकूं। क्वेश्चन में भी मसले हो सकते हैं, शायद मैंने जवाब भी उस तरह नहीं दिए, लेकिन ये हमने स्टार्ट किया ये सीरीज़। अगर आपको, मैं आपके फीडबैक पे देखूंगा, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे इस पे दें कि क्या इस तरह का सीरीज़ हम कर सकते हैं। और आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे वो ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँ। तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ किसी आपके क्वेश्चंस के, अगर आप समझेंगे। अगर ये चीज़ें आगे मुझे लग रहा है कि इससे आगे हमें फ़ायदा हो रहा है, हम दोनों को फ़ायदा हो रहा है, आपको भी फ़ायदा हो रहा है मुझे भी, तो डेफिनेटली इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो आप मिस ना करें। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कैसे हमने आगे जाना है। फीडबैक भी ज़रूर दें और आप ये समझ लें कि हम ये जो अभी फाइनेंशियल हिस्ट्री चेंज हो रही है, जिसमें अब आपके मुल्कों के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क में तो ये चेंजेस आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आप भी और हम एक दूसरे से सीखें और इससे हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।